चलिए शुरू करते हैं। इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नहीं होता। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एडिशन कंपाउंड्स से कि एडिशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को सिंपली ऐड कर दिया जाता है तो वह एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं। दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को सिंपली ऐड कर दिया जाता है तो वो एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं। ये एडिशन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, या तो वो होते हैं डबल सॉल्ट्स, या तो वो होते हैं डबल सॉल्ट्स, या वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका मतलब बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जन्म कहां से हुआ, एडिशन कंपाउंड्स। सो बेसिकली हमें पढ़ना है एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक सॉल्ट्स कंपाउंड्स को मिक्स कर देते हैं एडिशन कंपाउंड बनते हैं। ये एडिशन कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, डबल सॉल्ट हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकते हैं। अब सवाल आता है दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करता हूं, एक एग्जांपल उठाता हूं, मैं ए बी और सी को ऐड करता हूं और मेरे पास एक कंपाउंड बन जाता है ए बी सी। ये एक एडिशन कंपाउंड। अब जब मैं इसको तोड़ता हूं, अगर ये पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, जैसे A प्लस बी प्लस सी माइनस देता है, दो कैटायन एक एनायन, या फिर ऐसा भी हो सकता था A प्लस बी माइनस सी माइनस, एक कैटायन और दो एनायन, या दो कैटायन एक एनायन, ऐसा भी हो सकता था। पूरी तरह से टूट जाए उसे कहते हैं डबल सॉल्ट। परंतु अगर वो पार्शियली टूटे, जैसे ए बी प्लस और सी माइनस, या फिर ए प्लस और बी सी माइनस, अगर वो पार्शियली टूटे, पूरी तरह से नहीं टूटे, तो वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका मतलब डबल सॉल्ट वो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं सिंपलर कैटायंस और सिंपलर एनायंस में। जबकि अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करता हूं तो वह एडिशन कंपाउंड जो पूरी तरह से नहीं टूटते, सिंपलर कैटायन एनायन नहीं देते। अगर आप ध्यान से देखें ना बेटा, ये जो कैटायन है, ये कैटायन, ये सिंपल कैटायन नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, ए और बी के ऊपर प्लस है, तो ये एक कहलाएगा कॉम्प्लेक्स कैटायन। और इसी तरह से जब दो चीजें या दो से अधिक के ऊपर एक साथ कलेक्टिवली माइनस हो तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स अनायन। तो जब वो कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स अनायन जनरेट करता है तो वह एडिशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। बड़ा सिंपल सीधा सा लॉजिक था, मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं डबल सॉल्ट, क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, ध्यान से समझिए मेरी बात को। जैसे अगर आप बात करते हैं KCl का एक्वस सॉल्यूशन, MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब दोनों को पानी में मिलाकर ऐड कर दिया तो बन जाता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। ये यहाँ पर वाटर कहां से आया, ये एक्वस सॉल्यूशन से वाटर आया। और जब भी वाटर डॉट करके लिखते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक कंपाउंड बना, ध्यान से समझिए। अगर मैंने KCl MgCl2 को ऐड कर दिया, ये कंपाउंड बना, इसका नाम है कार्नालाइट। कार्नालाइट। जब इसको वापस पानी में डाल दिया जाता है ना बच्चों, इस कार्नालाइट को वापस पानी में डाल देते हैं तो कार्नालाइट पता है क्या देता है, कार्नालाइट देता है K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस। देखो K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस, ये Cl ऑलरेडी आ चुका है, इसको मैंने दोबारा मेंशन नहीं किया। सिंपलर कैटायन और सिंपल एनायन दे रहा है, तो हम समझ गए कि यह एक डबल सॉल्ट है। यह एक डबल सॉल्ट है क्योंकि पानी में देने से पूरी तरह से टूट गया, पूरा डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। दो शब्द, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ और दूसरा शब्द सिंपलर कैटायंस और एनायंस मिले। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो दो शब्द, पार्शियल डिसोसिएशन होगा मतलब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, और कॉम्प्लेक्स कैटायन एनायन मिलेंगे।
एग्जाम्पल देते हैं, जैसे COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड को अगर मैं अमोनिया में ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा, CONH3 का होल 6, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, इस तरह का कंपाउंड। अब आप कहोगे सर कैसे आपने रीअरेंज किया कि ये NH3 अंदर चला गया बाहर आ गया, इससे कोई फर्क नहीं है, ये तो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ही, बट ये दोनों मिलकर इस तरह का एक कंपाउंड बना देगा। ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये दो कंपाउंड्स के मिक्स होने से बना है। जैसे ऊपर भी दो कंपाउंड के मिक्स होने से बना था, इधर भी दो कंपाउंड के मिक्स होने से बना है। पर अंतर ये है, जब इसको मैं तोड़ूंगा, डिसोसिएट करूंगा, पानी में डालूंगा, तो ये पानी में डालने के बाद पता है क्या होगा बच्चों, ये इस तरह से टूटेगा। ये जो बॉक्स बना है ना, ये बॉक्स वाली चीज टूटेगी नहीं। बॉक्स के बाहर वाली चीज 3 क्लोरीन अलग हो जाएंगे, बॉक्स वाली चीज एज इट इज रहेगी। और बॉक्स पे कितना चार्ज होगा वो डिपेंड करता है कि 3 माइनस है Cl पर, तो इसके ऊपर 3 प्लस होंगे। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करें, ये कैटायन सिंपल कैटायन नहीं है। ये कैटायन कैसा कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। और ऊपर क्या मिला था, सिंपल कैटायन। हालांकि ये एनायन सिंपल है, सिंपल एनायन। यहां पर क्या था, सिंपल कैटायन भी और एनायन भी। यहां पर कैटायन एनायन सिंपल नहीं है, कैटायन कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए यह कंपाउंड कैसा हुआ, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। मेन बात, दो या दो से अधिक कंपाउंड को ऐड कर देते हैं तो बनता है एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, एक्वस में पानी के अंदर सिंपल कैटायन एनायन जनरेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो होते हैं जो पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाते, सिंपल कैटायन एनायन नहीं देते, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायंस देते हैं। दैट्स इट। अब हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम डबल सॉल्ट को भूल जाएंगे और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे पढ़ेंगे, पहले एक बार मैं आपको बता दूं इसकी रूपरेखा, इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ेंगे हम 3 भागों में, इस चैप्टर को 3 भाग में पढ़ा जाएगा। सबसे पहला भाग होगा इसमें 3I, मतलब इंट्रोडक्शन, दूसरा IUPAC और फिर आइसोमेरिज्म। ये 3I पढ़ेंगे। फिर हम दूसरे वाले पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, और फिर तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस चैप्टर को 3 भागों में पढ़ा जाएगा। बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए हम शुरू करेंगे पहला इंट्रोडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। अगर ये बच्चों ने कंप्लीट कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना, अच्छी तरह से। IUPAC, आइसोमेरिज्म, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरू करते हैं पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगर मैं कहूं कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो सबसे पहले आपको इसमें सबसे पहले इंसान का काम पढ़ना पड़ेगा, जो था वर्नर। हम इसको वर्नर्स थियरी भी कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम वर्नर्स थियरी के साथ शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे इंट्रोड्यूस कराया वर्नर से, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। ये कहते हैं, जैसे पीछे वाला एग्जांपल था, COCl3 और 6NH3 को हमने ले लिया, तो ये इस तरह का कंपाउंड बनाता है, 6NH3 का 6Cl3, इस तरह का कंपाउंड बनाता है। जैसे ये बना, हम कहेंगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसे पता लगा, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं देता। इसमें ब्रैकेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 अहम चीजें होती हैं। 3 अहम चीजें बोले तो, एक सेंट्रल मेटल, जिससे सब जुड़ने को आते हैं, मेटल, सेंट्रल मेटल, जिससे सब जुड़ते हैं, कंबाइन होने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां पे देखें तो ये कोबाल्ट है, ये अमोनिया है, अमोनिया, और ये क्लोरीन है। मेटल सिर्फ एक ही होगा पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जैसे इधर कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को हम क्या नाम देंगे,
सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अमोनिया NH3 कोबाल्ट से डायरेक्ट जुड़ी हुई है ब्रैकेट के अंदर, और क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है। ये ब्रैकेट का राज क्या है यार, ब्रैकेट का राज क्या है? तो वर्नर साहब ने बताया ब्रैकेट का राज ये है कि जब इसे तोड़ा जाता है ना, तोड़ा जाता है, तो ब्रैकेट वाली आइटम कभी नहीं टूटती। मतलब ये कुछ ऐसा मिलता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, कुछ ऐसे मिलता है, ब्रैकेट वाली चीज नहीं टूटती। इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है, जैसे अमोनिया कोबाल्ट के साथ है तो वो उसके साथ ही जुड़ा रहेगा, और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है वो अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब सेंट्रल मेटल से, जैसे कि कोबाल्ट है, यहां पर दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक डायरेक्ट जुड़ी हुई है, ब्रैकेट के अंदर जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है कि आयोनाइज नहीं हो पा रही, टूटेगा नहीं। इन दोनों का जोड़ नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयनाइजेबल मतलब आयंस में नहीं टूटता, जुड़ा रहता है एक दूसरे के साथ, समय आने पर इनकी दोस्ती पक्की होती है। और वहीं पर एक ऐसे दोस्त हैं जो ब्रैकेट के बाहर इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और समय आने पर वो टूट रहे हैं आयंस में, समय आने पर वो अलग हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाते हैं, आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल। तो यहां से आता है मेन खेल। तो वर्नर साहब कहते हैं कि सेंट्रल मेटल CM सेंट्रल मेटल से दो तरह की चीजें जुड़ती है। एक डायरेक्ट जुड़ती है, डायरेक्ट, डायरेक्ट जुड़ती है, वो होती है नॉन आयोनाइजेबल। और एक इनडायरेक्ट जुड़ती है ब्रैकेट के बाहर, जो टूट जाती है, आयोनाइजेबल। दो तरह की चीजें सेंट्रल मेटल से जुड़ती है, ठीक है। ये समझ में आ गई मेरी बात। अब इन्होंने इसका नाम क्या दिया, जो डायरेक्ट जुड़ता है, ब्रैकेट के अंदर होता है, आयोनाइज नहीं होता, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम उन्होंने रखा लिगेंड्स। लिगेंड्स, इसका नाम उन्होंने रखा लिगेंड्स। लिगेंड्स दरअसल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, अमीर लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर होते हैं। जैसे NH3 देखो, NH3 के पास लोन पेयर है ना, बिल्कुल। ये दरअसल अमीर लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं सेंट्रल मेटल के खाली ऑर्बिटल में, और उनके साथ ऐसी दोस्ती कर लेते हैं जो अटूट है, नॉन आयनाइजेबल है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, उन्हें लिगेंड्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच आइटम्स। इलेक्ट्रॉन रिच दो तरह के होते हैं स्पीशीज, एक जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, नेगेटिव वाले, जैसे एग्जांपल Cl-, Cn-, और एक लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे NH3 अमीर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, H2O अमीर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो कैसे अमीर है? लोन पेयर है इनके पास। तो अगर ऐसी कोई आइटम है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो डायरेक्ट जुड़ेंगे सेंट्रल मेटल के साथ, ब्रैकेट के अंदर जुड़ेंगे और नॉन आयनाइजेबल होंगे, टूटेंगे नहीं। और जो इनडायरेक्ट जुड़ते हैं, इनडायरेक्ट जुड़ते हैं, ब्रैकेट के बाहर जुड़ते हैं, ब्रैकेट के बाहर जुड़ते हैं, आयनाइजेबल होते हैं, ये होते हैं, इनका नाम दिया गया काउंटर आयंस। काउंटर आयंस जो ब्रैकेट के चार्ज को काउंटर करते हैं। अगर आप ऊपर एग्जांपल में देखें, यहां वापस आ जाओ एग्जांपल में, अगर आप देखें इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है? 3+ चार्ज है। 3+ चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? 3 नेगेटिव चार्ज। तो दरअसल ये क्लोरीन का काम क्या है? क्लोरीन का काम है इस ब्रैकेट के चार्ज को काउंटर करना। काउंटर मतलब अपोज करना, न्यूट्रल करना। जैसे ध्यान से देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है? 3 पॉजिटिव है। बच्चों ध्यान से देखो, 3 पॉजिटिव चार्ज है।
तो इस 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए मुझे 3 नेगेटिव चार्ज चाहिए ब्रैकेट के बाहर, जो इस चार्ज को काउंटर करे, न्यूट्रल बनाए। तो हमने 3 Cl लिए। तो दरअसल ब्रैकेट के बाहर वाली आइटम का काम सिर्फ इतना है कि वो ब्रैकेट के अंदर वाली आइटम को न्यूट्रलाइज कर सके, काउंटर कर सके। दिस इज द ओनली थिंग। इस बात का ध्यान करेंगे, ठीक है। इसे काउंटर आयंस कहते हैं, काउंटर आयंस। और काउंटर आयन क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, अनायन होते हैं। बाद में पता लगा कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कैसे? हम लोग अभी आपको बाद में बताएंगे, ठीक है भाई। बस एक और चीज बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। क्या कि वर्नर साहब ने इनके नाम भी दे दिए। क्या नाम दिए भाई? इन्होंने कहा जो डायरेक्ट जुड़ते हैं, जो डायरेक्ट जुड़ते हैं ब्रैकेट के अंदर होते हैं, जिनका नाम लिगेंड होता है, ये सेंट्रल मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को, सेकेंडरी वैलेंसी को। और जो टूट जाते हैं, मेन तो वही है ना जो टूट जाते हैं, क्योंकि टूट जाने की वजह से ही तो उसके ऊपर चार्ज आता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। एक बार दोबारा से सारी चीजों को एक बार दोबारा से रिव्यू करते हैं फटाफट से। वर्नर के हिसाब से हर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 अहम चीजें होती हैं। क्या? एक होती है सेंट्रल मेटल, एक उनके साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं, जो डायरेक्ट कैसे जुड़ते हैं? उनको इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन रिच अमीर लोग जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देते हैं सेंट्रल मेटल को, घूस देते हैं और उसके साथ अटूट बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। इनको लिगेंड्स कहते हैं। मान लो एक्स अमाउंट ऑफ लिगेंड जुड़ गए, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, जितने भी लिगेंड जुड़ गए, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल कितने लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है? 2 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। 3 के साथ जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। ये दोनों जुड़कर बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और कई बार इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं, और कई बार इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। ये जो ब्रैकेट बनाया है, ये जो नहीं टूटने वाला, नॉन आयनाइजेबल है, इसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तीनों में से कुछ भी कहेंगे। हम ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों जुड़कर कुछ चार्ज एक्वायर करते हैं। उस चार्ज को नलीफाई करने के लिए बाहर होता है इस काउंटर आयन, जो इस चार्ज को नलीफाई करता है। वाई अमाउंट ऑफ काउंटर आयन जो इस चार्ज को खत्म करता है, नलीफाई करता है। मान लीजिए अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो काउंटर आयन कैसा होगा? नेगेटिव, उसको नलीफाई करेगा। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में काउंटर आयन कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। और केमिस्ट्री में हमेशा जब भी आयनिक सॉलिड्स को लिखा जाता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लिखा जाता है, तो हमेशा कैटायन पहले लिखा जाता है। आप चेक कर लीजिए, जैसे NaCl, HCl, कैटायन पहले लिखा जाता है। तो इसका मतलब इन केस अगर काउंटर आयन पॉजिटिव हुआ तो हम उसको यहां से हटाकर यहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। पर लिखेंगे तो डब्बे के बाहर ही भाई, लिखेंगे डब्बे के बाहर ही। तो काउंटर आयन आगे जा सकता है, काउंटर आयन पीछे हो सकता है। काउंटर आयन कौन होता है? काउंटर आयन वो होता है जो इस चार्ज को, कॉम्प्लेक्स के चार्ज को नलीफाई करता है। अगर मेरे पास एक नेगेटिव तरह का कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का मतलब अनायन कॉम्प्लेक्स है, तो अनायन कॉम्प्लेक्स को नलीफाई करने के लिए मुझे कैसा कैटायन चाहिए? काउंटर आयन, पॉजिटिव काउंटर आयन। वहीं पर अगर मेरे पास एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में मुझे उसके आयन को काउंटर करने के लिए कैसा काउंटर आयन चाहिए? नेगेटिव, अनायन चाहिए। तो इसका मतलब सारा खेल इस बॉक्स का है, सारा खेल इस पटारे का है, पिटारे का। क्योंकि ये तो टूट ही जाएगा, बाहर वाला तो टूट ही जाएगा, काउंटर आयन तो टूट ही जाएगा। तो काउंटर आयन सेंट्रल मेटल की कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है? अगर क्वेश्चन आता है याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी टूट जाती है। दूसरा, लिगेंड कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है? सेकेंडरी वैलेंसी, जो नहीं टूटती, अटूट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो शुरू में एग्जाम्पल दिया, मैं उसी को रिकॉल कर रहा हूं।
ये वाला अगर आप ध्यान से देखें इस कंपाउंड को, तो इसमें कोबाल्ट है मेरा सेंट्रल मेटल, NH3 है मेरा लिगेंड, 6 क्या बता रहा है, 6 बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 6 के साथ जुड़ा हुआ है, और Cl3 मेरा क्या है, काउंटर आयन। काउंटर आयन कैसा काउंटर आयन है ये, एनायन, एनायन, ठीक है, एनायन है काउंटर आयन। और मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इस पूरे बॉक्स को क्या कहा जाता है, इस बॉक्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव वाला। क्यों, क्योंकि बॉक्स को आगे लिखा गया है। बॉक्स को आगे लिखने का मतलब क्या है, हमेशा मैंने क्या सिखाया है, कन्वेंशनली हमेशा पहले कैटायन को लिखा जाता है। तो इसका मतलब जब मैं इसको तोड़ूंगा, तो अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो आई विल गेट व्हाट, CONH3 प्लस 3Cl माइनस, 3Cl माइनस है तो इसका मतलब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है। तो दरअसल ये क्या है, कैटायन कॉम्प्लेक्स है। कैटायन कॉम्प्लेक्स की वजह से जो काउंटर आयन है वो कैसा काउंटर आयन है, एनायनिक काउंटर आयन, ठीक है। नाउ आई एम इलस्ट्रेटिंग अ कंपैरिजन, एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक और K4FeCN6, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताइए, यहां पर बॉक्स, डब्बा बाद में लिखा गया है, इसका मतलब उससे पहले कोई चीज है, तो आप समझ गए। इसका मतलब ये क्या है, जो भी बॉक्स के बाहर होता है वो उसको काउंटर करता है, उसके चार्ज को नलिफाई करने के काम आता है, काउंटर आयन कहलाता है। यहां पर आयरन Fe क्या है, सेंट्रल मेटल है, Cn क्या है, Cn लिगेंड है, और 6 क्या है, 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्टकट में Cn कहते हैं, Cn। यहां पर ये दोनों मिलकर, कौन दोनों मिलकर, Fe और Cn, यहां से Fe और Cn इन दोनों को मिलकर ये जो ब्रैकेट वाली चीज है, बॉक्स वाली चीज है, ये कहलाती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, पहले ही मैं बता रहा हूं ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक। कैसे पता लगा, क्योंकि बॉक्स बाद में लिखा गया है, बॉक्स बाद में लिखा गया है, जिससे क्लियर कट अंदेशा आ रहा है कि पहले कैटायन है वो है पोटेशियम। इसका मतलब अगर इसको तोड़ा जाएगा तो आई विल हैव 4K प्लस 4 पोटेशियम मिलेंगे मुझे, और मिलेगा FeCN6, इसके ऊपर 4 प्लस है तो इसके ऊपर 4 माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, एनायन कॉम्प्लेक्स हुआ। और यहां पर 4K प्लस क्या है, 4K प्लस एक कैटायन काउंटर आयन है, कैटायनिक काउंटर आयन। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स एनायनिक, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो सकता है। काउंटर आयन उसके चार्ज को न्यूट्रल करेगा। कई बार काउंटर आयन उसके चार्ज को न्यूट्रल नहीं करने के लिए भी उपस्थित होता है। जैसे मान लो आपको एग्जांपल ऐसे भी दे दिए जाए, सीधे FeCN6 4 माइनस, सर ये तो पक्का से लग रहा है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। मैं कहूंगा हाँ बेटा, सर इसका काउंटर आयन नहीं है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो सीधे सीधे पता लग रहा है नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो सर इसमें ये क्या है, सेंट्रल मेटल, ये क्या है, लिगेंड, और ये 6 क्या है, 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यहां पर सिर्फ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, देयर इज नो काउंटर आयन प्रेजेंट। ऐसे भी दे सकता था CONH3 3 प्लस। सर सीधे पॉजिटिव चार्ज को देखकर हम समझ गए कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है भाई। इसमें ये क्या है सर, सेंट्रल मेटल, NH3 क्या है सर, लिगेंड, जो डायरेक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है, नॉन आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। और सर 6 क्या है, 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऐसा भी हो सकता है जैसे NiCO4 CO। अगर कोई समझ रहा है सर ये कोबाल्ट अंदर कैसे चला गया, आप कहोगे इधर निकल भी है कोबाल्ट भी है, तो भाई ध्यान रखना, CO, C बड़ा O छोटा, इसे कहते हैं कोबाल्ट, और CO बड़ा O इसे कहते हैं कार्बोनाइल, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, ध्यान रखना है।
सी बड़ा ओ अलग है, सी छोटा ओ अलग है। सी छोटा ओ आता है तो वो कोबाल्ट होता है, वो सेंट्रल मेटल होता है। सी बड़ा ओ होता है तो भाई वो सी बड़ा ओ होता है तो वो होता है लीगेंड। लीगेंड इलेक्ट्रॉन रिच ब्रैकेट के अंदर होता है। तो अगर आप ये वाला देखें, सर इसके पास तो कोई काउंटर आयन नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा। आप कहोगे सर इसके ऊपर तो कोई चार्ज भी नहीं है। मैंने कहा नहीं। सर कैसे पता करेंगे कैटायन कॉम्प्लेक्स है या आयन कॉम्प्लेक्स है? भाई साहब ये है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जब कोई चार्ज भी नहीं है, कोई काउंटर आयन भी नहीं है जो उसके चार्ज को हटाए, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से बातें चलती है। मेरे ख्याल से ये पहला इंट्रोडक्शन वाला फेज आप लोग समझ में आया, वर्नर थ्योरी समझ में आई। एक बार क्विक रिकैप एक बार क्विक रिकैप तो बनता है बॉस। क्विक रिकैप तो बनता है बॉस। क्विक रिकैप क्या है सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीसी क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल होता है, जिससे जुड़ने को दो चीजें आती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट जुड़ता है, जैसे जो डायरेक्ट जुड़ता है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जो बाहर लिखा जाता है वो इनडायरेक्ट जुड़ता है, वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, वो सिर्फ उसके चार्ज को काउंटर करने के लिए होता है, उसे काउंटर आयन कहते हैं। समय आने पर वह टूट जाता है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है, अमीर होता है, जो इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ घर बनाता है, इसके साथ दोस्ती करता है, ना टूटने वाली दोस्ती करता है, इसे लिगेंड कहते हैं। ये हुआ सेंट्रल मेटल, ये हुआ लिगेंड, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो हुआ काउंटर आयन। इस तरह से ये तीन बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग इस इंफॉर्मेशन को काफी यूज में ला सकते हैं कि सर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज ही टूटती है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज नहीं टूटती। जैसे अगर कल को क्वेश्चन आ गया CO Cl3 और 5NH3, इस तरह का एक कंपाउंड है। अब अच्छी बात यह है कि इसने ना ब्रैकेट नहीं बनाया। अगर ये ऐसा वाला ब्रैकेट बना देता तो हम समझ जाते कौन लिगेंड है, ब्रैकेट के बाहर है, कौन ब्रैकेट के अंदर है। पर इसने ब्रैकेट बनाया ही नहीं। अच्छी बात है, चलो गुड, नए तरह के क्वेश्चन आ सकता है। इसने कहा कि जब मैं इसको रिएक्ट कराता हूं AgNO3 के साथ तो मुझे 2 AgCl मिलते हैं। कंपाउंड को आइडेंटिफाई करिए। 2 AgCl मिलते हैं। जब मैं एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट कराता हूं तो मुझे 2 AgCl मिलते हैं। अब आप ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुनिएगा। AgNO3 के साथ AgCl बना रहे हैं दो AgCl बन रहे हैं। इसका मतलब 2 क्लोरीन फ्री है। 2 क्लोरीन ही मिल पा रहे हैं। टोटल क्लोरीन 3 है। इन 3 में से सिर्फ 2 क्लोरीन ही मिल पा रहे हैं। मिल पाने का मतलब क्या है? इसका मतलब 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर होंगे सर, डब्बे के बाहर। सर 2 क्लोरीन आयनाइज हो रहे हैं, 2 क्लोरीन Ag के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपके कंपाउंड में से इसमें से सिर्फ 2 ही Cl माइनस मिल रहे हैं सर। 2 Cl माइनस मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर बाहर है, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होता है वही आयोनाइज होता है। तो सर इसका मतलब एक बात तय है, इसका फार्मूला पता है कैसे होगा? कोबाल्ट हो गया और NH3 5 हो गया और 1 Cl हो गया ब्रैकेट के अंदर और 2 Cl हो गए ब्रैकेट के बाहर। इसका फार्मूला ऐसे बनेगा। इसका मतलब 3 क्लोरीन है तो जरूरी नहीं है तीनों क्लोरीन बाहर बनेंगे। वो डिपेंड करता है इसकी कंपोजिशन कैसी है। यहाँ पर 2 AgCl मिल रहे हैं, वहां से मैंने आइडिया लगाया अगर 2 AgCl मिल रहे हैं तो इसका मतलब 2 क्लोरीन ही फ्री होंगे, 2 क्लोरीन ही ब्रैकेट के बाहर होंगे। अगर 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर होंगे तो इसका मतलब आउट ऑफ 3 क्लोरीन देयर इज 1 क्लोरीन जो ब्रैकेट के अंदर होगा। इसका मतलब यहां पे आया कहानी में असली ट्विस्ट। इसका मतलब ये वाला क्लोरीन जो ब्रैकेट के अंदर है वो लीगेंड की तरह बिहेव कर रहा है और जो ब्रैकेट के बाहर है वो काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब, क्योंकि आपको पता है अंदर कौन बिहेव करता है, अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हो सकते हैं? पहली स्लाइड में मैंने बताया इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं या तो नेगेटिव चार्ज वाले या तो लोन पेयर वाले। तो नेगेटिव लोन पेयर वाले तो बाहर नहीं हो सकते, पर नेगेटिव चार्ज वाले तो बाहर हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये क्लोरीन बाहर भी हो सकता है, क्लोरीन अंदर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारी कंपोजिशन पर। कंपोजिशन कैसी है?
कंपोजिशन कैसी है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें और हिम्मत मिले इसको करने के। क्वेश्चन है CO Cl2 COCl COSO4, चलो CSO4 Cl 5NH3 ये कंपाउंड है। हमने ब्रैकेट कुछ नहीं लगाया, हमें नहीं पता ब्रैकेट के अंदर क्या है ब्रैकेट के बाहर क्या है। और कह रहा है जब इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो एक AgCl मिल रहा है, एक AgCl मिल रहा है। तो बताओ क्या होगा कंपाउंड का फार्मूला। तो हमारा दिमाग ठनका, हमने कहा एक AgCl मिल रहा है, इसका मतलब जो क्लोरीन है वो ब्रैकेट के बाहर होगा। बाहर होगा तो उसका फार्मूला होगा CO NH3 कितने हैं भाई 5, SO4 ब्रैकेट के अंदर होगा, Cl ब्रैकेट के बाहर होगा, Cl ब्रैकेट के बाहर होगा क्योंकि AgCl मिल रहा है ना। पर अगर मैंने सेम क्वेश्चन यही बोला, सेम क्वेश्चन ये दिया और कहा कि AgNO3 के साथ रिएक्ट कर कर नो AgCl नहीं मिल रहा, तो फार्मूला क्या होगा। तो हमने कहा भैया Cl इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर नहीं ब्रैकेट के अंदर होगा। उस केस में क्या होगा NH3 5 Cl अंदर होगा और बाहर कौन जाएगा SO4। SO4 ही बाहर क्यों जाएगा, NH3 क्यों नहीं बाहर जा सकता, क्योंकि बाहर न्यूट्रल चीज नहीं रह सकती, बाहर कैटायन या एनायन रह सकता है। NH3 एक न्यूट्रल आइटम है, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बाहर या तो कोई कैटायन होगा जो डब्बे के आगे लिखा होगा या तो एनायन होगा जो डब्बे के बाद लिखा होगा। न्यूट्रल चीज बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब बाहर डब्बे के कौन जा सकता है, या तो SO4 जा सकता है या तो Cl जा सकता है। कौन जाएगा कैसे जाएगा मैंने आपको बता दिया। अगर जैसे इसी क्वेश्चन में वो कहे कि AgCl दे रहा है, AgCl दे रहा है तो इसका मतलब Cl डब्बे के बाहर है, फार्मूला ये बनेगा, ये फार्मूला बनेगा। और अगर कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि AgCl नहीं दे रहा है AgNO3 डालने पर, इसका मतलब Cl- नहीं मिल रहा है, इसका मतलब Cl- डब्बे के बाहर नहीं डब्बे के अंदर है, इसलिए तो वो टूट नहीं रहा। इस तरह से, इस तरह से मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई है। ये इंट्रोडक्शन वाली बात रही। इसके अलावा अब थोड़ा हम लिगेंड के बारे में थोड़ा सा और जानकारी करेंगे, लिगेंड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। लिगेंड क्या होता है, कैसे होता है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर देते हैं याद रखना, टू द सेंट्रल मेटल एंड फॉर्म्स नॉन आयनाइजेबल बॉन्ड। नॉन आयनाइजेबल मतलब जो समय आने पर नहीं टूटे, नॉन आयनाइजेबल, अटूट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है लिगेंड्स। अब मैंने क्या कहा, लिगेंड बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज वाले जैसे Cl- Cn-, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच है जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, OH-, Br-, सारे नेगेटिव चार्ज वाले। और एक न्यूट्रल, न्यूट्रल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन रिच है, अमीर है। कैसे हो सकता है पॉसिबल, उनके पास लोन पेयर है जैसे NH3, जैसे H2O, ऐसे। तो इसका मतलब लिगेंड बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज वाले और एक न्यूट्रल वाले। ये हमने पहले भी बता रखा है, दोबारा बता दिया, एग्जाम्पल देकर और बता दिया। परंतु अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल शुरू हुआ है। क्यों, क्योंकि लिगेंड को और भी हम तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, लिगेंड जब देता है इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को, लिगेंड सेंट्रल मेटल को जब इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, मैंने अभी अभी कहा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है लिगेंड। ध्यान से देखिए, लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन देता है तो जहां से वो देता है, अगर वो एक जगह से देता है, एक जगह से देता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट या फिर मोनो डेंटेट लिगेंड। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आई बात, ठीक है दोबारा देखिए, टेक टू, ध्यान से देखिए, इस शब्द का संधि विच्छेद करिए। यूनि मतलब वन, डेंटेट मतलब डोनर, वन
डेंटेट, डेंटेट शब्द आया है डोनर साइट से, जो एक जगह से डोनेट करे, यूनिडेंटेट अथवा मोनोडेंटेट, जो एक जगह से डोनेट करता है, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। लिगेंड्स उन्हें कहते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे एग्जांपल, जैसे मेटल को डायरेक्ट जुड़ा हुआ है Cl, मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है OH, क्योंकि O ही देगा, H नहीं दे सकता इधर। कभी ऐसे देखा है तुमने, HO देखा है? नहीं, MOH, क्योंकि O से ही डोनेट कर सकता है। MHO ऐसे नहीं होता, H की दो वैलेंसी नहीं होती, H हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की दो वैलेंसी कभी नहीं होती, वो दो जनों से नहीं जुड़ सकता, इसलिए क्या होता है, M से सिर्फ जुड़ेगा OH, हाइड्रोक्साइड। तो ये कहलाते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। तो आप कहोगे सर ऐसे भी लिगेंड होते हैं क्या जो एक से अधिक जगहों से जुड़ते हैं? यस होते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। जो दो जगहों से जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स, जो दो जगहों से जुड़ते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स, दो जगहों से जुड़ते हैं, टू डोनर साइट्स। बाई मतलब टू, डोनर साइट्स। अब एग्जाम्पल करा रहा हूं, बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे ईएन, ईएन एक एग्जाम्पल है। ईएन, ईएन का नाम क्या है? ईएन का नाम है इथेन 1,2 डाई अमीन। ये एक लिगेंड है जिसको शॉर्टकट में ईएन बोला जाता है। ईएन कैसे, आप देखिए ध्यान से जरा। इथेन बनाया, हाँ जी सर बना दिया। 1 पे भी अमीन बनाइए, ठीक है। 2 पे भी अमीन बनाइए, ठीक है सर। इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया। यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। मैं नीचे बना देता हूँ, एक ही बात है, ऊपर हो नीचे। अब ध्यान से देखिए, ये मेटल है, नाइट्रोजन यहां से देगा, नाइट्रोजन यहां से भी देगा। इसका मतलब ये एक ऐसा लिगेंड है जिसके दो मुंह हैं, जैसे दो मुंह वाला होता है ना, टू फेसेस। NH2 यहां से भी दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, दो दे रहा है, दो देने वाला है, एक ही जना है। ईएन एक ही लिगेंड है, ईएन इथेन 1,2 डाइमीन, बट उसमें दो डोनर साइट्स अवेलेबल है, दोनों जगहों से एक साथ डोनेशन हो सकता है। इसे कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बच्चों ध्यान से सुनिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ईएन भी लिख सकते हैं, ईएन शॉर्टकट में ईएन, और ये मेटल ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जा सकता है ये, और ठीक है, ईएन। तो बाइडेंटेट मतलब एक ऐसा लिगेंड जो दो जगहों से जुड़ता है, टू ऑफरिंग साइट्स अवेलेबल करता है। पर एक बात बताऊं बेटा, ऊपर वाले एम में और इस वाले एम में क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी बात, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक है सेंट्रल मेटल, एक जगह से वो ईएन से जुड़ा हुआ है, एक जगह से दो अलग अलग मोनोडेंटेट लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड से जुड़ा हुआ है। ये दो मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर आप देख पा रहे हैं, वो एक जगह बाइडेंटेट से जुड़ा है तो वो रिंग बना रहा है, रिंग देख रहे हैं आप, रिंग देखिए आप, क्लोज रिंग बना रहा है, क्लोज रिंग बिल्कुल बनाएगा। इस क्लोज रिंग को, इस रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर formed by ligand is known as किलेट इफेक्ट। किलेट इफेक्ट, इसे किलेट इफेक्ट कहते हैं, किलेट इफेक्ट। while the ligand is known as किलेटिंग लिगेंड। लिगेंड को किलेटिंग लिगेंड, इसका मतलब सर मोनोडेंटेट को छोड़कर बाइडेंटेट होगा तो वो दो जगहों से जुड़ेगा, कोई 3 जगहों से जुड़ेगा, कोई 4 जगहों से जुड़ेगा। सर सभी साइकिल बनाएंगे, सभी रिंग बनाएंगे, यस। उस रिंग टाइप स्ट्रक्चर को, जो सेंट्रल मेटल के साथ रिंग टाइप बनती है, रिंग की फॉर्मेशन होती है, साइक्लिक की फॉर्मेशन होती है, साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, इसे बच्चों किलेट इफेक्ट कहा जाता है। और इस तरह के लिगेंड को किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या Cl किलेटिंग लिगेंड है? नहीं। क्या OH किलेटिंग लिगेंड है? नहीं। क्या EN किलेटिंग लिगेंड है? हाँ। क्यों? क्योंकि EN
किलेट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये किलेट इफेक्ट क्या होता है, एक ईएन एक से अधिक जगहों से जुड़ने की वजह से एक रिंग बना लेता है मेटल के साथ, इसको किलेट इफेक्ट कहते हैं। और इस रिंग टाइप स्ट्रक्चर से एक कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी आती है, कॉम्प्लेक्स से स्टेबिलिटी आती है। तो किलेट इफेक्ट क्या करता है, किलेट इफेक्ट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। किलेट इफेक्ट क्या बनाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जितने ज्यादा रिंग की फॉर्मेशन होगी उतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ठीक है, ओके। इसका मतलब सर बाइडेंटेड लिगेंड बता दिया। सर और कोई बाइडेंटेड लिगेंड होता है क्या? यस होता है, एक बहुत फेमस बाइडेंटेड लिगेंड होता है जिसको OX से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे EN है ना शॉर्ट फॉर्म, ऐसी OX है। क्या होता है सर OX? ऑक्सलेट। क्या होता है ऑक्सलेट? आप सभी ने ऑक्सैलिक एसिड के बारे में सुना होगा, यस ये होता है एक्सोलिक एसिड। इसका H+ हट जाएगा तो माइनस आ जाता है, इसका भी हट जाएगा तो माइनस आ जाता है। ये भी देखिए दो जगहों से तैयार है देने के लिए, यस तो ये भी कहलाता है क्या, बाइडेंटेट लिगेंड। इसका क्या चार्ज, C2O4, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, 2 माइनस का चार्ज है, ठीक है। दो जगहों से जुड़ता है बाइडेंटेट लिगेंड। जो 3 जगहों से जुड़ेगा ट्राइडेंटेट लिगेंड, जो 4 जगहों से जुड़ेगा टेट्राडेंटेट लिगेंड, 5 जगहों से जुड़ेगा पेंटाडेंटेट लिगेंड। सर ऐसा भी होता है, मैक्सिमम कितने तक देखे जा सकते हैं अगर आप मुझसे पूछेंगे, हेक्सा तक, 6 तक। जैसे अभी पीछे मैंने एक कंपाउंड कराया था, कौन सा याद करिए, CH2 NH2 NH2, इथेन 1,2 डाइअमीन था। अगर मैं H हटा दूं, यहां पर H हटाकर एसीटेट ग्रुप ले आऊं, एसीटेट क्या होता है, CH2COO। अगर मैं ऐसे एसीटेट ग्रुप ले आऊं, दो उधर ले आता हूं, दो इधर ले आता हूं, तो ये कितने जगहों से डोनेट कर पा रहा है भाई साहब, ये क्या है, ये तो एक जगह से, दो जगह से, जहां पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, वहां से वो डोनेशन कर सकता है, दो जगह से, तीन जगह से, चार जगह से, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड हुआ। और समय आने पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर भी दे सकता है, 5 पेंटाडेंटेट, और समय आने पर ये अपने और अपने तुरुप का इक्का फेंकेगा और हेक्साडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इसका मतलब इसका नाम है इथाइलीन डाइअमीन। इथाइलीन डाइअमीन तो पहले से था, बट अब हाइड्रोजन हटके 4 एसीटेट ग्रुप आ गए, 4 एसीटेट ग्रुप आ गए, तो इसका नाम हुआ इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसका शॉर्ट फॉर्म है EDTA, इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ये हुआ एक फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। सर फ्लेक्सीडेंटेट मतलब जो टेट्रा की तरह भी बिहेव कर सकता है, पेंटा की तरह भी, और हेक्सा की तरह भी बिहेव कर सकता है, EDTA, इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूं, मैं शुरू में क्या कहा था बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, याद करिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सर जितने लिगेंड जुड़े होते हैं। 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं यहां पर भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर आप देखिए यहाँ पर एक ही तरह के लिगेंड है, CN, सिर्फ एक ही तरह के, यहाँ पे 6 के 6 कौन है, NH3। जरूरी नहीं है 6 के 6 NH3 हो, ऐसा भी हो सकता था CO NH3 3 हो और CN भी 3 हो, ऐसा भी हो सकता था। बस बॉस बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके केस में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं आपसे पूछता हूं कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो 6 ही होगा, 3 और 3 ये 6 ही होगा। परंतु जब एक ही तरह के लिगेंड मौजूद होते हैं, एक ही तरह के लिगेंड मौजूद होते हैं, इसे हम कहते हैं होमोलिप्टिक। होमोलिप्टिक का मतलब एक तरह के लिगेंड का होना। और जब एक से अधिक डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स हो तो उसे हम कहते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स मौजूद हो। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब एक ही तरह के कॉम्प्लेक्स, एक ही तरह के लिगेंड, और एक से अधिक तरह के लिगेंड होते हैं तो उसे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। परंतु कोऑर्डिनेशन नंबर जनाब याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर उधर 6 है, इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता हूं, इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन मुझे बताएगा इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है?
कितने लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है? यस, 2 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ। अगर मैं इधर पूछूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बताइए तो जरा। अगर आप कहेंगे 1, गलत जवाब। यहां पर हमें ध्यान देखना है बेटा, एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 जगहों से जुड़ता है, एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 जगहों से जुड़ता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2, क्योंकि वो मेटल की तो 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है यार, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ जरा, कोबाल्ट है और ईएन 3 है, किसी के पास 3 ईएन है, कौन मुझे बताएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, बिल्कुल सही। कैसे पता लगा? एक ईएन 2 जगहों से जुड़ता है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसका मतलब 3 ईएन 6 जगहों से जुड़ेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका मतलब अगर मैं EDTA से जोड़ दूं, जैसे CO लिखूं और इसके ब्रैकेट में लिखूं EDTA, और 6 जगहों से अगर EDTA जुड़ेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, 6 जगहों से जुड़ेगा। हालांकि आप जब आगे पढ़ेंगे, अभी 12th क्लास में नहीं, अब आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे अपना 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। अभी इधर फिलहाल हम हमेशा मान के चलेंगे 6 ही देगा, 6 देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही देगा। अब आते हैं, हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग अभी फिर एक बार जानेंगे। एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिसके पास एक से अधिक साइट्स तो है, इलेक्ट्रॉन डोनर तो है, बट एक समय पर एम्बिडेंट लिगेंड मतलब हुआ एक से अधिक साइट्स तो है, बट एक समय पर एक ही देगा। कैन हैव more than one electron rich sites, but देगा एक ही, but offers one at a time। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, कहा? हेलोएल्केन में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के रूप में। जैसे CN अगर C से देगा, CN N से भी दे सकता है, पर देगा एक जगह से। ऐसा नहीं होगा कि CN N से भी दे रहा है, C से भी दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक जगह या तो M से CN जुड़ा होगा, या तो M से, या तो मेटल से CN जुड़ा होगा, या मेटल से NC जुड़ा होगा। एक समय पर दोनों दे, ये मुमकिन नहीं। एक और एग्जांपल, जैसे M से या तो NO2 जुड़ा होगा, या तो M से ONO जुड़ा होगा। ऐसे मुमकिन नहीं कि NONO है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि N भी जुड़ा है और O भी जुड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक समय पर जो एक जगह से दे, एक समय पर जो एक जगह से दे, उसे एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसी के साथ हम आप अपनी क्लास पे अंत पे आते हैं। मैंने आज की जो बात बताई, शुरू से एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। दो या दो से अधिक कंपाउंड को जब जोड़ते हैं तो उसे एडिशन कंपाउंड बनते हैं। एडिशन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट कौन होते हैं? जो पूरी तरह से सिंपल कैटायन, सिंपल एनायन में टूट जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जो पार्शियली टूटकर कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन देते हैं। एग्जांपल्स दिए, उसके बाद मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 3 भागों में पढ़ना है। पहला भाग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया वर्नर थ्योरी कहती है, ये वर्नर थ्योरी कहती है कि हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 आइटम्स होती है। एक सेंट्रल मेटल जिसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? लिगेंड, जो उसके साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं इलेक्ट्रॉन देकर, नॉन आयनाइजेबल होते हैं, कभी नहीं टूटते, और लिगेंड और मेटल दोनों मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कहलाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कहलाता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर आयन आता है। ये तीसरी कंपोनेंट है, तीसरी आइटम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है सेंट्रल मेटल की और समय आने पर टूट जाता है। उसके बाद हमने लिगेंड के ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करी। अगर एक ही तरह के लिगेंड मौजूद होंगे उसे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एक से अधिक तरह के लिगेंड मौजूद होंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं।
उसके बाद नेगेटिव हो सकते हैं लिगेंड, न्यूट्रल हो सकते हैं। एक जगह से जुड़ेंगे यूनिडेंटेट, दो जगहों से जुड़ेंगे बाइडेंटेट, तीन जगहों से जुड़ेंगे ट्राइडेंटेट, इसी तरह से पॉलीडेंटेट लिगेंड भी हो सकते हैं। जो एक से अधिक तरह से जुड़ते हैं वो एक रिंग बनाते हैं कंपाउंड के साथ, उसे किलेट इफेक्ट कहते हैं। इस किलेट इफेक्ट की वजह से लिगेंड को किलेटिंग लिगेंड कहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जनरेट करते हैं। जबकि मोनोडेंटेड लिगेंड कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं करते, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बाइडेंटेड लिगेंड या ट्राइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड मौजूद होते हैं, जो किलेट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं रादर देन उन कंपाउंड्स के मुकाबले जो ऐसे किलेट लिगेंड से नहीं जुड़े होते। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन किलेटिंग लिगेंड नहीं है, सारे लिगेंड किलेटिंग लिगेंड है, बस मोनोडेंटेट नहीं होते, क्योंकि मोनोडेंटेट एक जगह से जुड़ते हैं। तो मोनोडेंटेट को छोड़कर कोई सारे किलेटिंग लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड अगर आपसे पूछे क्या एम्बिडेंट लिगेंड भी किलेटिंग लिगेंड है, आंसर होगा नो, क्योंकि इनके पास है तो दो ऑफरिंग साइट, बट ये एक साथ दो जगहों से नहीं जुड़ते और साइकिल फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन नहीं करते। ये एक जगह से वन एट अ टाइम फॉर्मेशन करते हैं, एक समय पर एक जगह से ही फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताया जाता है। जब बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ता है तो दो कोऑर्डिनेशन नंबर माना जाता है, तीन होते हैं तो 6 डबल हो जाते हैं, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड दो का काम करते हैं एक साथ। ट्राइडेंटेड लिगेंड तीन का काम करेंगे एक साथ में। अगर दो ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया, आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आप कहेंगे 6। ज्यादातर हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ज्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 या 6 का बनाता है। मतलब 4 लिगेंड होंगे, 5 लिगेंड होंगे अथवा 6 लिगेंड होंगे मैक्सिमम। ये एक जनरल साइंस बता रहा हूँ। मतलब ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा कि 4, 5 या 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, या तो 4 या तो 5 या तो 6। और सेंट्रल मेटल कौन होगा ज्यादातर, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों सेंट्रल मेटल होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल को और उसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो आपका ऐसा सेंट्रल मेटल चाहिए जिसके पास बहुत सारी जगह खाली हो। तो बहुत सारी जगह खाली डी ब्लॉक एलिमेंट के पास होती है, क्योंकि डी सबशेल एक बड़ा सबशेल होता है। अगर पीरियोडिक टेबल में आप याद करें, एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3, डी में 5 होते हैं। तो इसका मतलब डी के सबसे ज्यादा जगह होती है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो अच्छी तरह से जगह खाली होती है, तो ज्यादा जगह प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से ज्यादा लिगेंड के साथ वो जुड़ पाते हैं। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है सर एफ ब्लॉक होगा फिर सबसे अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्योंकि उसके पास तो बहुत सारी जगह खाली है, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। इसी के साथ आज की क्लास बड़ी क्रिस्प रही, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करी। आप लोग प्लीज इसको पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। दैट्स इट।